हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन अफेयर्स। और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जो कि होने वाला है सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे एज यूजुअल। और ये पार्ट 1 है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है। बाकी का पार्ट 2 है, और जो बाकी के 50 क्वेश्चन है लगभग, वो आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के अपने पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, और जल्दी से अपने 50 क्वेश्चन खत्म करते हैं। राइट, तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली द हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन डैश सितंबर 2023। हाल ही में सितंबर की किस तारीख को मनाया जाता है हिंदी दिवस, ये बताना है या मनाया गया है। तो बताओ भाई, है कोई आइडिया कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14th ऑफ सितंबर, 14 सितंबर को मनाते हैं हम हिंदी दिवस। तो आंसर क्या हो गया? बी, 14 सितंबर हिंदी दिवस। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यों मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949, ये डेट याद रखनी है, या ये ईयर याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को ही जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी आधिकारिक भाषा बन गई थी। इसी दिन पर जो हमारी हिंदी भाषा है उसको संविधान में शामिल किया गया। किस रूप में? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। अब हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल है जो हमें ये बताता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी आधिकारिक भाषा है? तो आर्टिकल 343 ये बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हमारी आधिकारिक भाषा है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस अनुच्छेद का। एक कंफ्यूजन और हो सकता है, वो हो सकता है वर्ल्ड हिंदी डे का। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को और वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, 1949 में हमारी भाषा आधिकारिक भाषा बन गई हिंदी, लेकिन पहला हिंदी दिवस मनाया गया है 1953 में, ये भी याद रखना। जो फर्स्ट हिंदी दिवस मनाया गया है वो 1953 में मनाया गया, 4 साल बाद। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं और थीम्स हैं। ठीक है, येलो हाइलाइटेड में थीम्स हैं, और 1 से लेके 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आपको मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे विद थीम्स। आगे वाले आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो सितंबर को जो पहला वीक है, दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर, वो मनाया जाता है किस रूप में? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। और इसकी थीम क्या है? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। इसी तरह 5 सितंबर को मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। क्यों या कब मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे? तो नेशनल टीचर्स डे को मनाते हैं हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए हम इस दिवस को मनाते हैं, नेशनल टीचर्स डे को। कौन थे ये? तो ये थे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है इनके बारे में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, एक साक्षरता को लेकर एक दिवस जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है 8 सितंबर को। थीम क्या है इसकी? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। इतनी बड़ी थीम्स याद नहीं रखी जा सकती हैं, तो इनके कुछ कीवर्ड्स जो हैं याद रखे जा सकते हैं। पर जैसे यहाँ पे सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी याद रखेंगे तो कभी भी ऑप्शन में आपको सामने आएगा, ऑप्शन में तो आपको क्लिक कर जाएगा, हिट कर जाएगा। ट्रांजिशन एक वर्ड है, वो भी याद रखा जा सकता है इस थीम के लिए। ठीक है, तो इस तरह के कीवर्ड्स याद रख लें आप जब थीम्स काफी बड़ी हो। ठीक है, तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। इसकी थीम क्या है? फर्स्ट एड इन द डिजिटल वर्ल्ड, 9 सितंबर। 15 सितंबर को मनाते हैं हम नेशनल इंजीनियर्स डे, एक राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है किनके लिए? हमारे भारत के इंजीनियर्स के लिए। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। इसकी थीम क्या है? इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक, और ये मनाया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए? एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए हम मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। आगे बढ़ा जाए, तो अगला प्रश्न है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड इन। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शंस में देखो, अगर आइडिया लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो पिक्चर में देखो। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है नटराज की, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
और इस पिक्चर में देखोगे आप, एक बिल्डिंग दिख रही है आपको, इस बिल्डिंग का नाम है भारत मंडपम। अगर आपने जुलाई वाला सेशन देखा था तो आपको पता होगा। तो ये है भारत मंडपम, और इसी के आगे ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है नटराज की, इसको स्थापित किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक। तो ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा है, ठीक। कहाँ पे इंस्टॉल हुई है? भारत मंडपम के आगे। और ये भारत मंडपम, इसका उद्घाटन जुलाई में हुआ था। कहाँ पे? प्रगति मैदान में, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो आंसर क्या हो गया? न्यू दिल्ली। अब इसकी बात कर लेते हैं, अगर ये सबसे ऊंची है तो ये कितनी ऊंची है? तो ये 27 फुट ऊंची स्टैचू है नटराज की। नटराज जो कि एक लॉर्ड शिव का रूप है, लॉर्ड शिव को दर्शाता है, भगवान शिव को, ठीक। और ये 27 फुट ऊंचा है, और इसी के साथ ही विश्व का भी सबसे ऊंचा बन चुका है, ठीक। कितनी लागत में ये बना है? 10 करोड़ की लागत में ये बना था, यह बनाया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था श्रीकंद स्थापाती जी द्वारा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं इसके बारे में। अब भारत मंडपम की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी चर्चा में रहा। जुलाई में इसका उद्घाटन हुआ था प्रगति मैदान में, और ये कितने की लागत में बना है? 2700 करोड़ की लागत में इसको बनाया गया। तो इतना बड़ा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है, ये एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है। क्यों बनाया गया इतना बड़ा सम्मेलन केंद्र? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने अध्यक्षता की है भी हाल ही में किसकी? G20 समिट की। जो G20 शिखर सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता हमारे भारत ने की थी, और उसका जो शिखर सम्मेलन था, जो फाइनल इवेंट था, वो कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में ही हुआ था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ही। अब G20 के ऊपर भी कई प्रश्न बनते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन पे ही बात कर लेते हैं। तो ये G20 के कुछ की पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ठीक, याद रखने हैं, जरूरी है। इवेंट हुआ कब था? 9-10 सितंबर को हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत मंडपम, अभी हम जानी गए, जो कि कहां पे है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। थीम क्या थी हमारे G20 समिट की? वो थी वासुदेव कुटुंबकम। हिंदी में अगर बात करें, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इंग्लिश में अगर बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थी थीम G20 समिट की, जो हमारे भारत ने अध्यक्षता की थी। अगर नतीजों की बात करें, इस शिखर सम्मेलन के क्या नतीजे निकले हैं, तो एक नया स्थायी सदस्य बन गया है इस G20 ग्रुप का, ठीक। अब ये जो ग्रुप था, ये 20 देशों का नहीं रहा है, अब ये इसमें 21 देश शामिल हो गए हैं, इसके 21 सदस्य हो गए हैं। और नया सदस्य कौन बना है? अफ्रीकन यूनियन बना है, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नया सदस्य बन चुका है अफ्रीकन यूनियन G20 ग्रुप का। दूसरा जो एक संगठन बना है, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये जो संधि कह लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लो, संगठन कह लो, ऐसी संधि है जो कि किस लिए बनी है? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? ऐसे फ्यूल जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हमको इस तरह के फ्यूल इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे कार्बन एमिशन कम हो, ठीक, हमारा वातावरण थोड़ा शुद्ध रहे और लंबे समय तक अच्छा चल पाए। तो इसको लेकर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और इसकी नींव रखी है हमारे भारत, यूएस और ब्राजील ने मिलकर। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, या कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, कौन है? इंडिया, यूएस और ब्राजील। और भी देश इसके बाद जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना जुड़ गया, बांग्लादेश है, इटली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। तो ये भी जुड़ चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि 19 देशों ने इस अलायंस के लिए हामी भर भी दी है, ठीक है, वो इसके सदस्य बनेंगे, ठीक। तो ये कदम है किस चीज के लिए? जीरो कार्बन एमिशन के लिए, ठीक है। भारत का जो लक्ष्य है जीरो कार्बन का, वो 2070 तक का है, ये भी याद रखना है, ठीक। 2070 तक ऐसा मान के चल रहे हैं कि भारत से जो कार्बन एमिशन होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। भारत एमिशन नहीं करेगा कार्बन का 2070 तक, ठीक, पूरी तरह बंद हो जाएगा कार्बन। अब एक पॉइंट और है, जो नेक्स्ट समिट है, इस बार तो हमारे भारत ने अध्यक्षता की है, अगली वाली कौन करने वाला है? ब्राजील करने वाला है, ठीक है। ब्राजील को सौंप दी गई है अध्यक्षता, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, ठीक। थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है,
लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा है यहाँ के प्रेसिडेंट, जिनको अध्यक्षता सौंप दी गई है अगले G20 समिट की। ठीक है, ये वाली तो हमारे भारत ने की थी। और ये भी याद रखना है कि हमारे भारत ने 18वां संस्करण किया था, जो हमारे भारत में हुआ है वो 18वां संस्करण था G20 समिट का, और जो ब्राजील करेगा वो नेक्स्ट करेगा 19वां संस्करण 19th। ठीक, और हमें किससे मिली थी अध्यक्षता? वो मिली थी इंडोनेशिया से। 17th वाला किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। ठीक है, तो और ये ग्रुप बना कब था? G20। अगर हम G20 की बात करें तो ग्रुप है। ये भी पूछा सकता है किस लिए ये ग्रुप बना है, तो ये आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक सहायता के लिए ये ग्रुप बना है, जो कि 20 देशों का ग्रुप था। अब एक और जुड़ गया है, तो इसके 21 देश हो गए हैं इस ग्रुप में। G4 है ग्रुप, जिसका मतलब होता है समूह। 20 या 21 देशों का ऐसा समूह बन चुका है अभी ये, 21 देशों का, जो एक दूसरे की आर्थिक मदद करेंगे या अर्थव्यवस्था में मदद करेंगे। ठीक है, केवल अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए ये G20 नाम का ग्रुप है। कब बना था ये ग्रुप, ये भी याद रख लो। तो ये ग्रुप बना था 1999 में, ये भी याद रखना है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो G20 के बारे में याद रखनी है। भारत ने 18वां संस्करण अध्यक्षता की है भारत ने। ठीक है, 18वें संस्करण की, ये याद रखना। आगे बढ़ा जाए। अफ्रीकन यूनियन जरूर याद रखना, नया मेंबर बना है, पूछा जा सकता है। अब G20 नहीं रहा है, हो सकता है आने वाले समय में G21 कर दिया जाए। ठीक, इसलिए आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर वॉज इनॉग्रेटेड। तो हाल ही में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अभी तक हम ट्रांसफार्मर्स देखते थे, पार्क में लगे हुए हैं, रोड के साइड में लगे हुए हैं, और ये पहला ट्रांसफार्मर है भारत का जो कि भूमिगत होगा, भूमि के नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है। तो ये हुआ है कर्नाटक में ऐसा। तो ऑप्शन फिर से देख के बताओ। तो बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, और बेंगलुरु में हुआ है ये भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर लॉन्च। ठीक है, अगर इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो है 500 केवीए की। केवीए क्या है, ये किसकी इकाई होती है? तो ये पावर की इकाई होती है। केवीए का मतलब क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। एम्पियर लगा हुआ है तो करंट में कंफ्यूज मत हो जाए ना। किलो वोल्ट एम्पियर जो है पावर का यूनिट है, इकाई है। 500 किलो वोल्ट एम्पियर इसकी क्षमता है इस भारत के पहले अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर की। बेंगलुरु में लगाया गया है। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है, जल्दी बताओ। तो वो है सिद्धारमैया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वह है थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत जी। हर स्टेट के बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, वहां के सीएम हो गए, वहां के गवर्नर हो गए, वहां की कैपिटल हो गई, कैपिटल तो बेंगलुरु हो गई। ठीक, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच सिटी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन चुका है, या भारत का पहला सौर शहर बन चुका है? तो वो शहर है एमपी का, मध्य प्रदेश का। ऑप्शंस में से देख के बताओ कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा शहर है। तो सांची है मध्य प्रदेश में। कोलम कहाँ है? केरला में। चेन्नई तमिलनाडु में। तेलंगाना कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो सांची बन चुका है, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सौर शहर। क्या मतलब है सौर शहर होने का? तो यहाँ पे जितनी भी ज्यादातर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जा रहा है? सोलर एनर्जी का यूज करके किया जा रहा है। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो बिजली पैदा की जा रही है बिना सौर ऊर्जा के, वो इतनी कम है कि उससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है वहां के वातावरण को। ठीक है, इसलिए इसको भारत का पहला सौर शहर बना दिया गया है, जो कि है सांची। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? एमपी में है। अगर स्टेट की बात की जाए, हो सकता है स्टेट पूछ लें, तो मध्य प्रदेश है और सिटी है सांची। आगे बढ़ा जाए। भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द 43rd एशियन समिट वॉज हेल्ड इन। हाल ही में 43वां एशियन शिखर सम्मेलन है, कहां आयोजित किया जाएगा ये बताना है। यहाँ पे होना चाहिए था कहां आयोजित किया गया, बस इतना ही। ठीक है, गलत लिखा, थोड़ा सा इग्नोर मारो उसको। तो 43वां एशियन समिट कहां हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ है, यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे तो इंडोनेशिया। ठीक, देखी गया पिक्चर में। और इंडोनेशिया में भी कहां पे हुआ है? यहाँ पे जकार्ता में हुआ है, जो यहाँ की कैपिटल है। ठीक, अगर हो सकता है सिटी डाल दें ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है कि जकार्ता द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया
यहाँ पे हुई है 43rd एशियन समिट। ये भी याद रखना है कि ये 43वां संस्करण था। एक चीज और याद रखनी है कि इसकी थीम भी याद रखनी है। थीम क्या है? एशियन मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ द ग्रोथ। ये थी 43rd एशियन समिट की थीम, जो कि कहाँ हुई है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, कॉर्निंग इंक अनाउंस टू लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री इन। कॉर्निंग इंक ने भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री कहां लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आजकल के मोबाइल वर्ल्ड में, मोबाइल की दुनिया में आपने आमतौर पर सुना होगा गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। यूट्यूब पे देखा होगा आपने, तो बताते हैं इस फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। आपको कोई फ्रेंड हो सकता है बोलता हो कि मेरे फोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। तो एक अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है गोरिल्ला ग्लास, जो कि ज्यादातर प्रीमियम फोन्स में आता था, अब नॉर्मल फोन्स में भी धीरे धीरे आने लगा है। ऐसा मानते हैं कि अगर इस ग्लास का प्रोटेक्शन है तो अगर आपका फोन 2-4 बार गिर भी जाता है तो वो चांसेस है उसके कि उसको कोई भी डैमेज नहीं होगा। ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी का ग्लास है, कौन सी कंपनी बनाती है? इस कंपनी का नाम है कॉर्निंग इंक, जो कि कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने बोला है कि ये भारत में भी इन्वेस्ट करेगी। 934 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ये भारत में पहली फैक्ट्री लगाएगी गोरिल्ला ग्लास की। और कहां पे लगाएगी ये बताना है। तो ये लगाने वाली है तेलंगाना में। तेलंगाना में लगाने वाली है। और तेलंगाना ऑप्शंस पे देख के बताओ क्या होगा आंसर। तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो हैदराबाद में लगने वाली है पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री भारत की। ठीक है। कंपनी कौन सी है? कॉर्निंग इंक। आगे बढ़ा जाए। Recently, Green Robotics launched the India's first AI-powered anti-drone system, which is named as। हाल ही में ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत की पहली AI संचालित एंटी ड्रोन प्रणाली लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो ग्रीन रोबोटिक्स एक कंपनी है जिसने भारत की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। उसका नाम बताना है आपको। ठीक। तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल, जो कि बनाया किसने? ग्रीन रोबोटिक्स ने, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ये भी याद रखना है। ठीक है। इसने बनाया है भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम है क्या? तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत ये है कि 4000 किलोमीटर स्क्वायर तक इसकी रेंज है। ठीक है। इसकी रेंज में जो भी अननोन या फिर फॉरेन ड्रोन आने की कोशिश करेगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा और वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है या अच्छा है। ठीक है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक। तो ये किसी भी तरह का दुश्मन ड्रोन हुआ या कोई गलत इरादे से कोई ड्रोन भेज रहा है या आ रहा है, तो उस तरह का ये जो ड्रोन है वो डिटेक्ट कर लेगा और उसको वहीं पे निष्क्रिय कर देगा। ठीक। न्यूट्रल कर देगा। तो ये है इंद्रजाल, भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम। किसने बनाया? ग्रीन रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच रेलवे स्टेशन वाज गिवन द ग्रीन रेलवे स्टेशन टैग बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन टैग दिया गया था? तो ये वो स्टेशन, ये पिक्चर है, देखने में कितना साफ सुथरा और हरा भरा सा लग रहा है, इसीलिए इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन टैग मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। और ये रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। राइट। क्यों मिला है इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन टैग? देखने में साफ सुथरा आपको लग ही रहा होगा, हरा भी, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो भी हरा भरा लग रहा होगा। और ये एक नो टोबैको जोन है। ठीक। यहाँ पे कोई भी टोबैको पदार्थ आपको नहीं मिलेंगे, ना ही कोई यूज करता हुआ मिलेगा। ये एक नो स्मोकिंग जोन भी है, ना ही आपको कोई सिगरेट या फिर स्मोक करता हुआ मिलेगा। ये एक नो प्लास्टिक जोन भी है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक की चीजें नहीं मिलेंगी। इस वजह से इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन टैग दिया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा। ठीक। प्लैटिनम रैंक इसको दी गई है इस रेलवे स्टेशन को, विजयवाड़ा। ठीक। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। Recently, which among the following won the 132nd edition of दुरंत कप 2023? हाल ही में निम्नलिखित में से किसने दुरंत कप 2023 का 132वां संस्करण जीता है? ये बताना है। तो बताओ भाई, पहले तो ये बताओ दुरंत कप किससे संबंधित है? कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ लोगों में आपको एक छोटी सी फुटबॉल दिख रही होगी। तो ये दुरंत कप किससे संबंधित है? फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। 132वां संस्करण है। बताना है जीता किसने है, कौन सा फुटबॉल कप जीता है? फुटबॉल क्लब जीता है। तो वो जीता है मोहन बगान सुपर जायंट। ये कोलकाता का फुटबॉल क्लब है, ये भी याद रखना है, जिसने जीता है 132वां दुरंत कप।
एक दो और कप हैं जो पूछ लिए जाते हैं किससे संबंधित है और वो फुटबॉल से ही संबंधित है, तो वो है फेडरेशन कप। इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं। फेडरेशन कप और रोवर कप, ये दोनों कप, ये टूर्नामेंट भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, तो डूरंड कप कौन जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब। अगर अच्छा ये 132वां एडिशन था, तो पहला कब हुआ होगा? तो वो हुआ था 1888 में, याद रखना आसान है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम वाज लॉन्च्ड बाय, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बताना है। तो ऑप्शन से देखो एक बार, पहले बताओ यूपीआई एटीएम है क्या? अभी तक हम यूपीआई कॉमनली यूज करते थे, शॉप्स में, दुकान में सामान लेने जाते हैं, कहते हैं भैया आप स्कैनर दिखा दो, हम यूपीआई कर दे रहे हैं। तो अब इसी तरह की चीज आप एटीएम में भी पाओगे। ठीक है, आप एटीएम में जाओगे, इस तरह का आपको स्कैनर दिखेगा, आप उसको स्कैन करोगे, अपने पैसे बताओगे, आपको एटीएम मशीन पैसे दे देगी। ठीक है, अब आपको डेबिट कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही पिन डालने की जरूरत है, केवल आप स्कैन करिए बारकोड और पैसे पाइए। ठीक, और ये खोला है हिटाची और एनपीसीआई ने मिलके। ठीक, एनपीसीआई जो कि है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सोच रहे होगे हिटाची जो है ये तो एक एसी बनाने वाली कंपनी है, ये एटीएम में कहां से मतलब आ रही है? ठीक, तो ऐसी, ये जरूरी नहीं होता है कि जो कंपनी बैंक से जुड़ी हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हो वही केवल एटीएम खोल सकती है। ऐसी भी कंपनियां एटीएम खोलती हैं, लॉन्च करती हैं, जो किसी भी तरह से बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है, और इस तरह के एटीएम्स को हम बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक, ऐसे एटीएम जो लॉन्च किए जाते हैं किसके द्वारा? एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कंपनी द्वारा, इनको हम कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। और हिटाची ने और एनपीसीआई ने मिलकर खोला है, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपीआई एटीएम। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें अगर, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2008 में। ठीक है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? तो वो है दिलीप आपसे, ये भी याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वो है मुंबई में। ठीक, भारत का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हिटाची और एनपीसीआई। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द इंडियाज लार्जेस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड बाय, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया था? भारत का सबसे बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और स्वदेशी परमाणु संयंत्र है। ठीक है, कहां पे हुआ है? ककरापर में हुआ है। अब बताओ ऑप्शंस में से ककरापर कहां है? तो ककरापर है गुजरात में। और जो पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये 700 मेगावाट का है, ये भी याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 700 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट है। ठीक है, स्वदेशी है। आगे बढ़ते हैं। पीछे कैसे आ गए? माउस कुछ ठीक काम नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द इंडियाज फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड की भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। इनका नाम क्या है बताना है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा जी। ये बनी है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जया वर्मा सिन्हा। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला पहला ट्रांसजेंडर कौन बना है, ये बताना है। ठीक, तो ये है इनकी तस्वीर, और ये खेलती हैं कनाडा टीम की तरफ से। टी शर्ट में भी आपको इनको दिख रहा होगा। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की बात करें तो ये कनाडा टीम की तरफ से खेलती हैं, और इनका नाम है डैनियल मैकगे। ठीक है, और ये ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनका जन्म के समय पर लिंग कुछ और होता है, और बड़े होते होते उनको लगता है कि उनका लिंग दूसरा है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक, और ये है डैनियल मैकगे, जो कि पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली। किस टीम को बिलोंग करती हैं? कनाडा टीम को बिलोंग करती है। एक नाम और याद रखना है, नूर शेखावत जी का भी। ठीक, ये राजस्थान को बिलोंग करते हैं, ये भी ट्रांसजेंडर ही हैं।
और ये भारत के पहले हैं, इंडियाज फर्स्ट हैं, जिनको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है किस रूप में? ट्रांसजेंडर के रूप में। ठीक, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में मेल या फीमेल नहीं लिखा हुआ है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये भारत के पहले हैं, राजस्थान को बिलोंग करते हैं। नाम याद रखना है, नूर शेखावत पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का पहला ये भी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। Recently, who was reappointed as the MD and CEO of ICICI Bank? तो कौन दोबारा नियुक्त कर दिए गए हैं ICICI बैंक के MD और CEO? ठीक, दोबारा नियुक्त किए गए हैं तो मतलब पहले भी यही होंगे। तो कौन था पहले ICICI बैंक का MD और CEO? बताओ ऑप्शंस में से। तो वो थे संदीप बख्शी, दोबारा बना दिए गए हैं ये MD CEO किसके? ICICI बैंक के। बाकियों की बात करें तो DK खारा हैं SBI के चेयरपर्सन, और प्रशांत कुमार हैं येस बैंक के, और शशिधर जगदीशन है किसके? HDFC के। तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Recently, the 21st edition of Naval Exercise Varun 2023 was conducted, यहाँ पे conducted होना चाहिए, ठीक, बिटवीन इंडिया एंड डैश। हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का 21वां संस्करण भारत और किसके बीच आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो ये जो वरुण नाम की जो नौसेना अभ्यास है ये होती है भारत और फ्रांस के बीच में, और ये 21वां संस्करण था, ये भी याद रखना है। अरेबियन सी में ये हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है ये किस तरह का अभ्यास है, तो ये एक नौसेना अभ्यास है, ये भी याद रखना है, जिसका नाम है वरुण, इंडिया और फ्रांस के बीच में। अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है भाई? तो इसकी कैपिटल है पेरिस। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है इमैनुअल मैक्रन, ये भी याद रखना है। ठीक, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है आगे? तो वो है एलिजाबेथ बॉर्न, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो इतनी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ा जाए। Recently, the MOXIE experiment has successfully produced oxygen on Mars and the experiment was launched by। हाल ही में MOXIE प्रयोग ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया, और प्रयोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये बताना है। तो इस पिक्चर से साफ पता चल रहा होगा कि MOXIE नाम का जो ये प्रयोग है ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है नासा द्वारा। ठीक है, अब ये प्रयोग था क्या? मार्स पे, जो हमारा लाल ग्रह भी, जिसको हम रेड प्लैनेट भी जानते हैं, वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया इस प्रयोग से, जिसका नाम है MOXIE। किसके द्वारा किया गया है? नासा द्वारा, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल नेम्ड आरोग्य मैत्री क्यूब वाज इनॉग्रेटेड इन मेडटेक एक्सपो व्हिच वाज हेल्ड इन। हाल ही में मेडटेक एक्सपो ने आरोग्य मैत्री क्यूब नामक दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन किया था, जो कहां आयोजित किया गया था। प्रश्न तो ये है कि जो मेडटेक एक्सपो है कहां आयोजित हुई है, जहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल लॉन्च किया गया या उद्घाटन किया गया उसका। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसको मेडटेक एक्सपो में लॉन्च किया गया। बताना है ये एक्सपो हुई कहाँ पे थी, तो ये एक्सपो हुई थी गांधीनगर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गांधीनगर में ये एक्सपो हुई थी, इंडिया मेडटेक एक्सपो। और गांधीनगर कहाँ है? राजधानी है गुजरात की। ठीक है, यहीं पे विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है लॉन्च किया गया, जिसका नाम याद रखना है, और इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस तरह का विश्व में पहला है कोई पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक, तो ये इस तरह का दिखता है आरोग्य मैत्री क्यूब। क्यूब इसका रखा ही गया है नाम इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे क्यूब से मिलके बना है, और इसमें ऐसे 72 क्यूब्स हैं जो इस तरह से असेंबल किए गए हैं कि इनको एयर लिफ्ट किया जा सकता है। इनको हेलीकॉप्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, जहां पर भी प्राकृतिक आपदा आई हो, जहां पे लोगों को जरूरत हो, जहां पे लोगों की जानें बचानी हो, तो वहां पे इस हॉस्पिटल को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और ये 72 क्यूब इस तरह से इंस्टॉल हैं कि ये हर तरह की मेडिकल एड दे सकते हैं उस जगह पे। ये एक्सरे यूनिट भी प्रोवाइड कर देंगे, ये ब्लड टेस्टिंग यूनिट भी प्रोवाइड कर देंगे, ये छोटा आईसीयू यूनिट भी प्रोवाइड कर देंगे, ये सारी किसी भी तरह की दवाएं भी प्रोवाइड कर देंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो ये 72 क्यूब्स मिलकर करेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी चीज है हमारे लिए, और नाम क्या है इसका? आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक, विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
Recently, how many scientists were conferred with the शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2022? हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? बताओ भाई। तो अभी हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिए गए 2022 के लिए, बताना है कितने वैज्ञानिकों को ये दिया गया है। तो कुल 12 वैज्ञानिकों को ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया गया। प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्रश्न में ही छुपा हुआ है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? साइंस और टेक से। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है CSIR द्वारा, ठीक है, जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये है इसका फुल फॉर्म। और ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कंपनी बोल लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, यूनिट कह लो, जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जो मंत्रालय है विज्ञान और तकनीक के लिए, उसके अंडर में आता है ये CSIR, ठीक। CSIR की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1942 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और अच्छा, इसके डीजी कौन है? तो वो है N कलाई सेल्वी, इनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। एक चीज और बतानी है कि ये प्राइस जो है कितना कैश प्राइस होता है, ये भी पूछा जा चुका है। तो 5 लाख का कैश प्राइस मिलता है इसमें साइंटिस्ट को, ठीक है। और कुल 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए, ठीक, याद रखना है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो ये मंत्रालय किसके अंतर्गत है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंदर, ठीक है। तो जो कैबिनेट मंत्री हैं साइंस और टेक मंत्रालय के, वो कौन है? जितेंद्र सिंह जी। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एक्सन मोबिल? तो हाल ही में एक्सन मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एक्सन मोबिल जो कि एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तेल बनाने का काम करती है, और ये एक US बेस्ड कंपनी है, ये भी याद रखना है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभी हाल ही में कौन? ऋतिक रोशन जी बनाए गए, ठीक। एक्सन मोबिल, ऋतिक रोशन। Recently, the military exercise named Steadfast Defender was conducted by? तो हाल ही में Steadfast Defender नामक सैन्य अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जिसका नाम है Steadfast Defender। बताना है किसके द्वारा आयोजित किया गया अभी हाल ही में। ऑप्शंस देख लो। तो ये किया गया था नाटो द्वारा। नाटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये खुद ही एक संगठन है या फिर संधि है जिसके 31 मेंबर है, और ये एक सैन्य संधि है, ठीक है। इसके कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर्स हैं टोटल। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अभी अप्रैल में ही इसका 31st मेंबर बना था कौन? फिनलैंड। नाटो का 31वां मेंबर बना था फिनलैंड। 31 मेंबर्स में अगर बात करें तो 29 जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपीय देश हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। और 2 नॉर्थ अमेरिकन कौन कौन से हैं? US है और कनाडा है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे पड़ता है? नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है, ठीक। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? जेन स्टोल्टनबर्ग है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जो स्टेडफास्ट डिफेंडर है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके द्वारा की गई है? नाटो द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मिशन इंद्रधनुष 5.0 वाज लॉन्च्ड बाय? हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 5.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो अभियान है किस नाम से? इंद्रधनुष नाम से। बताना है किसके द्वारा, ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये 2014 में लॉन्च किया गया था, पहले तो ये जान लो, ठीक। अब मंत्रालय की बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे पिक्चर देखो। तो यहाँ एक बच्चा बना हुआ है, उसके हाथ में इंजेक्शन है, और यहाँ पे वैक्सीनेशन भी लिखा हुआ है। तो टीकाकरण किससे संबंधित है? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से संबंधित है, जिसके द्वारा ये मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, ठीक। अब इस मिशन को चलाने का उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली उद्देश्य ये था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा होते ही खत्म हो, मतलब कम ही उम्र में 1-2 साल ही में खत्म हो जाते हैं, उनको बचाना किसी तरह। तो ये स्कीम चलाई गई थी, यह अभियान चलाया गया था, किसके लिए?
गर्भवती महिलाओं के लिए और 2 साल से कम बच्चों के लिए ये टीकाकरण की स्कीम थी, अभियान था। ठीक है, और इंद्रधनुष इसका जो नाम रखा गया है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो 7 ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए स्कीम चलाई गई थी, अभियान चलाया गया था। तो 7 कौन कौन सी बीमारियां थी? एक तो डिप्थीरिया था, डिप्थीरिया, ठीक, मेनिंगाइटिस है एक, और वूफिंग कफ है, वूफिंग कफ है, मीजल्स है, टीबी है, पोलियो है और हेपेटाइटिस बी है। इन 7 बीमारियों से लड़ने के लिए, टीकाकरण के लिए यह अभियान चलाया गया था। केवल 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, -2 ईयर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ जाना, और गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए ये टीकाकरण की स्कीम थी। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो मंत्रालय है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसके अंडर में है? मनसुख मांडविय जी के अंडर में है, मनसुख मांडविय। आगे बढ़ते हैं। Recently, Virat Kohli became the fastest player to hit 13,000 run in ODI in his डैश इनिंग्स। हाल ही में विराट कोहली ने अपनी कितनी पारियों में एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ दिया। हाल ही में विराट कोहली अपनी कितनी पारी में एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? ठीक है, तो विराट कोहली बन चुके हैं सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। बताना है इन्होंने ऐसा कितने इनिंग्स खेल के या कितनी पारियां खेल के ऐसा करा है। ठीक, तो इन्होंने अपनी 267 पारियों में 13,000 रन बनाए और ये सबसे तेज हो चुके हैं ऐसा करने वाले, 13,000 रन बनाने वाले। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? सचिन तेंदुलकर जी के पास था। ठीक, इन्होंने 321 इनिंग्स में 13,000 रन पूरे किए थे, जहां पर विराट कोहली ने 267 इनिंग्स में पूरे करे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ये हुआ कब है? एशिया कप के चलते हुआ है। ठीक, अभी हाल ही में एशिया कप हो रहा था जो हमारे भारत ने ही जीता है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। उसी के चलते इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। एशिया कप की अगर बात करें तो ये है, हमारा भारत जीता है। हमने ये बात तो करी थी कि 16th एडिशन है, 16 संस्करण है, राइट, ये भी ध्यान होगा। अगर ये 16वां है तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1984 में। कहाँ पे हुआ था? शारजा में। और ये भी याद रखना है कि जो एशिया कप होता है इसमें केवल एशियन कंट्रीज पार्ट लेते हैं, अदर कोई कंट्रीज पार्ट नहीं लेते, और केवल ये ओडीआई कराता है और T20 कराता है। ये 2 टूर्नामेंट्स कराता है ये एशिया कप में, मतलब 2 टूर्नामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला जान लिया, ये 16वां था। हुआ कहाँ पे था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था पाकिस्तान और श्रीलंका में, दोनों जगह। और एक चीज और है कि कोई भी मैच भारत जो है पाकिस्तान खेलने में नहीं गया है। ठीक, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं हुआ है भारत का। ठीक, श्रीलंका में सारे मैच खेले हैं भारत ने। ठीक है, तो ये विनर्स हैं, भारत हमारा जीता है। इंडिया को मिला है $1,50,000, ठीक है, अवार्ड में। और रनर अप को मिला है, श्रीलंका टीम जो है रनर अप रही है। ठीक, फाइनल्स में इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था। $75,000 श्रीलंका को मिले। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है रविंद्र जडेजा जी को, $3,000। प्लेयर ऑफ द मैच मिला है मोहम्मद सिराज जी को, उभरते हुए बॉलर की नजर में ये आए हैं, $5,000 इनको भी मिले हैं। और प्लेयर्स ऑफ द सीरीज किसको मिला है? कुलदीप यादव को मिला है। ठीक है, एशिया कप, अच्छा ये बताओ कितने साल में एक बार होता है? तो ये हर 2 साल में होता है। ठीक, ये याद रखना, एवरी 2 ईयर में। ठीक, ओडीआई और T20 ये कराते हैं हर 2 साल में। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफी है। और एशिया कप कराता कौन है ये भी जान लो, तो वो कराता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीलंका में। और इसके हेड कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी हैं, जो हमारे भारत के ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स? तो स्वराज ट्रैक्टर्स के कौन बन चुके हैं ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में? तो ये है इनकी तस्वीर, इनको सभी जानते हैं। ये है MS धोनी, जिनको बना दिया गया है स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली भदेरवा राजमा एंड रामबन सुलाई हनी गॉट GI टैग एंड इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो भदेरवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है, और ये किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। तो ये दोनों चीजें संबंधित हैं जम्मू एंड कश्मीर से।
ठीक है, जिनको जीआई टैग मिला है। स्टेट की बात कर ली, यहाँ पे यूटी भी लिख दो, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर तो यूटी है, स्टेट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे यूटी होना चाहिए। ठीक, विच स्टेट और यूटी, तो जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करती है ये भदरवा, राजमा और रामबन सुलाई शहद। जीआई टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या है कि ये जो भदेरवा राजमा है, जब भी इसका नाम लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि ये कहां से इजाद हुई है, जम्मू एंड कश्मीर से इजाद हुई है। मतलब इस राजमे पे जो पेटेंट है या जो अधिकार है वो किस स्टेट का है, वो जम्मू एंड कश्मीर का है, ये समझाता है जीआई टैग। ठीक है, अलॉट कर दिया जाता है एक तरह से। ठीक है, इसी तरह पहला जीआई टैग कब दिया गया था? फर्स्ट जीआई टैग मिला था किसको? दार्जिलिंग टी को। ये याद रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में, और ये दार्जिलिंग टी कहां को बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसको मिला था पहला जीआई टैग। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो अभी हाल ही में ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में विश्व नवाचार पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है इनकी तस्वीर, और ये है शांता थौटम। ये है CIO, चीफ इनोवेशन ऑफिसर है कहां की? तेलंगाना की। इनको मिला है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, कहां पर? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम, जो कि कहां पे हुआ था? मॉस्को, रशिया। ठीक, ये भी याद रखना है। ठीक, और इस बार की 15वीं ब्रिक्स समिट कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो शांता थौटम है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड की विजेता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली IAF एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया कंडक्टेड भारत ड्रोन शक्ति 2023 इन। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 नाम की एक एग्जीबिशन है, इसका आयोजन कहां किया है ये बताना है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको गाजियाबाद में आयोजित किया था। ठीक है, याद रखना है जगह का नाम, भारत ड्रोन शक्ति 2023। रिसेंटली हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया। तो अभी कौन बन चुका है अध्यक्ष मास्टर कार्ड इंडिया का? तो फॉर्मर चीफ ऑफ SBI, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ थे, पहले जो चेयरमैन थे, कौन थे? रजनीश कुमार जी। इनको बना दिया गया है किसका चेयरमैन? मास्टर कार्ड इंडिया का। ठीक, ये है लोगो मास्टर कार्ड का। आगे बढ़ा जाए, तो रजनीश कुमार है राइट आंसर। रिसेंटली बेंगस वैली फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन। हाल ही में बेंगस घाटी महोत्सव कहां मनाया गया था ये बताना है। तो जो बेंगस वैली फेस्टिवल है, ये जो बेंगस वैली है, ये है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में, और यहीं पे ये महोत्सव बनाया गया है जिसका नाम है बेंगस वैली फेस्टिवल। जम्मू एंड कश्मीर के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है बताओ? तो है मनोज सिन्हा जी। आगे बढ़ा जाए। Recently, which country hosted second Street Child Cricket World Cup Tournament 2023? हाल ही में किस देश ने दूसरे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? ठीक है, तो ये मेजबानी किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे लिखा हुआ है चेन्नई वी आर हेयर। तो चेन्नई हमारे भारत में है, तो भारत करने वाला है सेकेंड स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी। ठीक है, और वो भी कहां पे होगा? चेन्नई में, तमिलनाडु। ये भी याद रखना है। ठीक, इसको करवाने वाला कौन है? स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूके बेस्ड है, यहां का नहीं है। ठीक, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है, और ये करवा रहा है सेकेंड स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। अब ये क्या है स्ट्रीट चाइल्ड? कई बार हम देखते हैं, हमें लगता भी है कि जो गली में या छोटे छोटे पार्क्स में बच्चे खेलते हैं, आपको भी लगता होगा कि कितना अच्छा खेलते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों को मौका देने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसके द्वारा? ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड द्वारा, जो कि एक यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, और वही करवा रहा है ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, जो कि कहां पे होगा? इंडिया में, और ये दूसरा संस्करण है इसका। ठीक, इंडिया इसकी मेजबानी करने वाला है, और ऐसे ही बच्चे हर जगह से आएंगे
इस टूर्नामेंट में भाग लेने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। Recently, which UT announced 10% reservation for government school student in medical education? अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? बताओ भाई। 10% रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन मेडिकल एजुकेशन। ठीक, मतलब जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं और वो नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद उनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा सीट्स में। ठीक है, मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो ये स्कीम जो है 10% रिजर्वेशन की, ये चलाई गई है किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है पुदुचेरी। ठीक, पुदुचेरी में ये चलाया गया है। यहाँ के एलजी कौन है ये बताओ? तो यहाँ की एलजी हैं तमिलिसाई सौंदरंजन जी। अगर स्पेलिंग नहीं समझ आ रही हो राइटिंग तो मैं बोल रहा हूं, आप समझ सकते हो। तमिलिसाई सौंदरंजन जी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं और ये गवर्नर भी हैं कहाँ की? अगर आपको बताओ, ये गवर्नर भी हैं तेलंगाना की। ये भी याद रखना है। ठीक, पुदुचेरी की ये एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और गवर्नर कहाँ की है? तेलंगाना की है, जिनका नाम है तमिलिसाई सौंदरंजन। याद रखें। तो ये पुदुचेरी में 10% का रिजर्वेशन है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मिशन स्लिम वॉज लॉन्च्ड बाय। हाल ही में मिशन स्लिम किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब मिशन स्लिम है क्या, पहले ये जान ले, या पहले यही जान लेते हैं किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बाद में पढ़ते हैं। तो ये जक्सा, जो कि है जापानी स्पेस एजेंसी हमारी। ठीक, जिसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है स्लिम नाम का। जक्सा का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है जापान एरोस्पेस, एक्स फॉर है एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक, और ये स्लिम मिशन क्या है? स्लिम का क्या है? स्लिम का मतलब समझ लोगे तो मिशन जान जाओगे मिशन है क्या। तो ये है स्मार्ट लैंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ मून, सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, तो अब जापान का भी सपना है कि वो भी सॉफ्ट लैंडिंग में अपना नाम दर्ज करा पाए मून पर। ठीक है, तो भारत के बाद अब इनकी भी आशा जाग गई है। इन्होंने भी एक प्रयास और दिया है मिशन स्लिम नाम से, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास है मून पर। ठीक है, जापान की तरफ से मिशन स्लिम। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वन द मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 टाइटल। तो अभी हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ये है इनकी तस्वीर, और ये है प्रवीणा अंजना जी, और ये कहां को बिलोंग करती हैं? उदयपुर को, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। आगे बढ़ा जाए। आज माउस कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। अगला प्रश्न है, आ जाओ भाई। रिसेंटली हु वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो अभी हाल ही में किसने जीता है इटली ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, जो कि एक F1 रेसिंग इवेंट है। इस बार कोई भी क्वेश्चन गलत कर देना, लेकिन जितने भी ग्रैंड प्रिक्स इवेंट के क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी गलत मत करना। 2023 में फिर से जीत गए हैं मैक्स वर्स्टेपन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी। लगभग जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो कौन जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ही जीते हैं 2023 के, अगर हम ग्रैंड प्रिक्स इवेंट्स की बात करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन है विजेता इटली ग्रैंड प्रिक्स के। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डब्लू। डब्लू क्या है? हाल ही में डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो डब्लू क्या है? डब्लू फॉर विमेन नाम का एक फैशन ब्रांड है। ठीक है, ये है इसका लोगो। ठीक, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है ये बताना है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई है अनुष्का शर्मा जी। ठीक है, तो डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनुष्का शर्मा। करीना कपूर खान जी अभी प्लग की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसी तरह श्रद्धा कपूर A6 की बनी थी, ये भी याद रखना है, और ये प्लग की बनी थी। ये दो चीजें याद रखनी। ठीक है,
अनुष्का शर्मा है डब्ल्यू की ब्रांड एम्बेसडर। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली थर्मन शौगमुगरत्नम बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में शर्मन शौगमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये बताइए। तो यह है इस देश का फ्लैग, अगर आप जानते हो यह है सिंगापुर का फ्लैग, राइट। और इसके प्रेसिडेंट बने हैं थर्मन शौगमुगरत्नम, ठीक है, नाम याद रखना है। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, हो सकता है इनका नाम ऑप्शन में डाल दिया जाए या तो कंट्री पूछ लिया जाए, जैसे ये है। आगे बढ़ा जाए। Recently, who among the following was elected as the member in International E-Sports Federation? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो जो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? साउथ कोरिया में है, ठीक। और ये बना कब था? 2008 में बना था, ये भी याद रखना है। इसके सदस्य बने हैं अभी लोकेश सूजी जी, जो कि हेड हैं हमारी इंडियन ई स्पोर्ट फेडरेशन के, ठीक है। जैसा कि ऑनलाइन गेम्स का जो है प्रचलन बढ़ गया काफी ज्यादा अभी 3-4 साल पहले ही, तो इसी को देखते हुए भारत में भी एक ई स्पोर्ट फेडरेशन बनाया गया था, ठीक है। और जिसके हेड कौन है? लोकेश सूजी जी, जो अब सदस्य बन चुके हैं इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? साउथ कोरिया में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट इन, तो हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डा उद्घाटन कहां किया था, ये बताना है इस हवाई अड्डे का। तो जो उत्केला नाम का एयरपोर्ट है, ये इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? थोड़ा सा हिंट आपको मिल भी रही है। उत्कल दिवस मनाया जाता है किसके लिए? किस राज्य का फॉर्मेशन हुआ था और उत्कल दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा मनाया जाता है उत्कल दिवस, ठीक है। और उत्केला एयरपोर्ट भी कहां पर उद्घाटन हुआ है इसका? उड़ीसा में हुआ है, ठीक। इसका उद्घाटन किया किसने है? जो ये मंत्रालय है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इसके कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था उत्केला एयरपोर्ट का, ठीक है। कहां पर? ये उड़ीसा में। और किसके अंतर्गत किया गया है? उड़ान के अंतर्गत किया गया है। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक अभियान था जिसका मकसद ये है कि जहां पर एयर सर्विसेज नहीं है वहां जगह जगह पर एयर सर्विसेज पहुंचाना, इसका उद्देश्य है इस उड़ान अभियान का, ठीक है। नाम ही में छुपा है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। अच्छा, ये उड़ान जो है लॉन्च कब किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो उत्केला एयरपोर्ट उड़ीसा। रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस्ड पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी स्थिति की घोषणा की है? तो भाई कौन सा स्टेट है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देने वाला है, पेंशन भी देने वाला है और ओबीसी स्टेटस भी देने वाला है? तो वो स्टेट है जहां के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी। बताओ भाई कहां के हैं? तो वह है झारखंड के। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये भी याद रखना है। हर स्टेट के बारे में गवर्नर और सीएम तो याद होने ही चाहिए, कैपिटल तो याद होती है लगभग, ठीक है। तो झारखंड में ये प्रावधान लाया गया है पेंशन का और ओबीसी स्टेटस का, किसके लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। पेंशन की बात करें तो 1000 पर मंथ रुपए दिए जाएंगे, ठीक। ये भी बात क्लियर कर लो, 1000 रुपए पर मंथ की पेंशन दी जाएगी ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है। और इनको ओबीसी का भी दर्जा दिया जाएगा इस स्टेट में। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द डॉक्टर एएम गोखले अवार्ड? तो एएम गोखले अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया अभी हाल ही में? तो ये पहले वो तो संबंधित किससे है? तो ये है ऑप्थेल्मोलॉजी से। जो आंखों के डॉक्टर्स होते हैं ना, या ठीक है, आंखों का जो इलाज होता है उसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी,
ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए अवार्ड दिया जाता है, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट्स को दिया जाता है जो आंख के डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, तो ये एम गोखले अवार्ड मिला है संजय कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, और कहां पे मिला है ये? रेटिना कॉन्क्लेव हुआ था, कहां पर हुआ था? पुणे में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये रेटिना कॉन्क्लेव कहां पे हुआ है? आइकॉन नाम का। ठीक है, पुणे आइकॉन रेटिना कॉन्क्लेव कहां पे हुआ है? पुणे में हुआ है, ये भी याद रखना है, जहां पर इनको ये सम्मान दिया गया संजय कुमार मिश्रा जी को। आगे बढ़ा जाए, डॉक्टर ए एम गोखले अवार्ड। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड द गिग वर्कर्स इंश्योरेंस स्कीम? हाल ही में किस राज्य ने गिग वर्कर्स बीमा योजना शुरू की है? अभी तो जो एक बीमा योजना है किसके लिए चलाई गई है? गिग वर्कर्स के लिए। ये गिग वर्कर्स क्या होते हैं? एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इस तरह से देख सकते हो। ये है गिग वर्कर्स जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, स्विगी की डिलीवरी कर रहे हैं, जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट की कर रहे हैं, मिंत्रा की कर रहे हैं। तो इस तरह की जो डिलीवरी सर्विसेज करते हैं इनको हम बोलते हैं गिग वर्कर्स। इनके लिए एक बीमा योजना चलाई गई है, बताना है किस राज्य ने इसकी घोषणा की है। तो कर्नाटक राज्य ने इनके लिए बीमा योजना चलाई है, और ये जो इंश्योरेंस स्कीम होगी 2 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम होगी, 2 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम होगी। इस तरह से कर्नाटक स्टेट में जो है ये इंश्योरेंस स्कीम चलाई जाएगी, किसके लिए? गिग वर्कर्स के लिए। राइट, आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ पीआईबी? हाल ही में पीआईबी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो पीआईबी क्या है भाई? पीआईबी है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक, यहाँ पे अगर पढ़ने में आ रहा हो, ना पढ़ने हो तो सुनने में तो आ ही रहा है, लिख लो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए चीफ कौन बना दिए गए हैं? प्रमुख कौन बना दिए गए? तो वो है मनीष देसाई जी, जिनको बना दिया गया है पीआईबी का चीफ। अगर पीआईबी की बात करें तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और ये मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, या किसके कैबिनेट मंत्री कौन है, किसके अंडर में आता है ये? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर जी। ठीक, ये है कैबिनेट मंत्री किसके? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। आगे बढ़ा जाए, पीआईबी के नए चीफ प्रमुख मनीष देसाई। Which among the following is the sponsor for 19th Asian Games 2022? निम्नलिखित में से कौन 19वें एशियाई खेलों 2022 का प्रायोजक है? तो ये है प्रायोजक, और ये है अमूल। ठीक है, तो भारत की तरफ से स्पॉन्सर कौन है? अमूल है 19वें एशियन गेम्स का 2022 के, जो कि कहां होने वाले हैं? हांगजू में होने वाले हैं, चाइना। ये भी याद रखना है। ठीक, चाइना में ये इवेंट होने वाला है। अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, ये 19वां संस्करण है। तो पहला कब हुआ था? पहला हमारे भारत में ही हुआ था 1951 में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था, ये भी याद रखना है। और ये हर 4 साल में होता है, एवरी 4 ईयर। ठीक, हर 4 साल में ये एशियन गेम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2022 वाला है ये कहाँ होने वाला है? हांगजू, चाइना में। 2026 वाला भी सुन लो कहाँ होने वाला है, तो वो होने वाला है जापान में, मतलब होगा जापान में। आगे अभी तो यही शेड्यूल है, आगे कुछ चेंज हो तो नहीं पता। ठीक है, तो हांगजू चाइना में होगा 19वां एशियन गेम्स। ठीक है, अमूल है स्पॉन्सर भारत का। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रायगढ़ शॉल्स, रायगढ़ की जो शॉल्स हैं, एंड काला जीरा राइस गॉट जीआई टैग एंड बोथ बिलोंग्स टू विच स्टेट? हाल ही में रायगढ़ शॉल और काला जीरा चावल जो है उसको जीआई टैग दिया गया है, बताना है दोनों किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये रायगढ़ शॉल और काला जीरा राइस ये संबंधित है उड़ीसा से। ठीक है, जहां के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। ठीक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ये 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो रायगढ़ शॉल और काला जीरा राइस कहां को बिलोंग करते हैं? उड़ीसा को। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड द हीरो किम कुन ओके न्यूक्लियर अटैक सबमरीन? हाल ही में किस देश ने हीरो किम कुन ओके परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है नॉर्थ कोरिया द्वारा।
ये कुछ इस तरह की दिखती है पनडुब्बी, ठीक है। और यहाँ के जो रूलर बोल सकते हैं वो कौन है, किम जोंग उन। कई बार ये चर्चा में रहते हैं इस तरह की खबरों के, जो ये परमाणु हमले करने की ये वार्निंग देते रहते हैं, ठीक है। किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के, जहां पर लॉन्च हुआ है ये न्यूक्लियर पनडुब्बी है, ठीक है, सबमरीन है जिसका नाम है हीरो किम उन ओके। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग है, ठीक। और सुप्रीम लीडर कौन है, किम जोंग उन, ये भी याद रखना है। आगे बढ़े। रिसेंटली त्रिशूल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय। अगला प्रश्न है, रिसेंटली त्रिशूल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय। हाल ही में त्रिशूल अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो जो त्रिशूल नाम का एक्सरसाइज है या अभ्यास है, ये आयोजित किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। यहाँ पे लोगों से भी आप समझ सकते हो, ठीक। अच्छा, यहाँ इसके चीफ कौन है, इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो कौन है, विवेक राम चौधरी जी हैं, इनका नाम याद रखना है। अच्छा, वाइस चीफ कौन है, तो वो है अमरप्रीत सिंह जी हैं, ये दोनों में नाम याद रखने हैं। अमरप्रीत सिंह जी हैं वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स के, और चीफ कौन है, विवेक राम चौधरी जी। आगे बढ़ा जाए। रिसेंटली प्रोजेक्ट अभिनंदन वाज लॉन्च्ड बाय। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताओ भाई। यहां से पिक्चर से समझ जाओगे, एयर इंडिया लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में एयर इंडिया अपनी सर्विसेज को और अच्छा करना चाहता है, और इसी का नाम रखा है प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया है, एयर इंडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच कंट्री वन द 2023 फीफा वर्ल्ड कप। हाल ही में किस देश ने 2023 फीफा विश्व कप जीता है। फीफा क्या है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, और बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का किसने जीता है ये बताना है, किस देश ने। तो जर्मनी है विजेता 2023 फीफा विश्व कप का, जो कि बास्केटबॉल का विश्व कप है, ठीक। हर 4 साल में होता है ये, एवरी 4 ईयर, ये भी याद रखना है। और ये 19वां विश्व कप था अगर हम बास्केटबॉल विश्व कप की बात करें, ठीक है। कौन जीता है, जर्मनी। रनर अप कौन रहा है, सर्बिया को हराकर जीता है जर्मनी, ठीक है। और इवेंट हुआ कहां पर था, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में मिला के, इन 3 जगहों पे हुआ था, ठीक। अच्छा, अगर फीफा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से, 5 प्लेयर्स खेलते हैं, ये भी याद रखना है। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स खेलते हैं एक टीम से, पूछ लिया जाता कभी कभी। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु वन द सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023। हाल ही में सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। सैफ क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, राइट। और इसको जीता किसने है, हमारे भारत ने जीता है, ठीक। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और ये भी पूछा सकता है कि इवेंट हुआ क्या पर था, ठीक। ये जो सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप है कहां पे हुई थी, फुटबॉल इवेंट है, जो कि ये हुआ था भूटान में, और जीता कौन है, हमारा भारत। आगे बढ़ा जाए। Recently, who was conferred with the Dr. V.G. Patel Memorial Award 2023? हाल ही में किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो जो डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड है, ये दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और ये मिला है सत्यजीत मजूमदार जी को, ठीक। तो इसी के साथ हमारे आज के कुछ थोड़ा माउस दिक्कत दे रहा है, तो इसीलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वैसे भी 49 क्वेश्चन हो ही गए, ठीक। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, बाकी आपको इस मंथ के एंड तक बाकी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखें अपना।